शीर्षक लेखन में बड़े बड़े विद्वान भी कई बार गलती कर बैठते हैं। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी 1.0 चैनल पर मैं आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। आज की चर्चा परिचर्चा के बाद आप शीर्षक लेखन में सक्षम हो पाएंगे, जो कि सरल, सारगर्भित और गद्यांश के मूल भावों का अभिव्यंजक शीर्षक हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शीर्षक क्या है? किसी अवतरण का केंद्रीय विषय या उसकी आत्मा। पहचान इसकी क्या है? पूरे अवतरण पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष इसकी छाप दिखाई पड़ती है। अब आप ध्यान दीजिएगा, प्रत्यक्ष शब्द का तात्पर्य है कि, ध्यान से सुनिएगा, प्रत्यक्ष शब्द का तात्पर्य है कि कई बार जो शीर्षक के शब्द हैं पूरे गद्यांश के दरमियान आपको दिखेंगे। पूरे गद्यांश को जब आप पढ़ेंगे, गद्यांश को पढ़ते समय बार बार ये शब्द आपको दिखेंगे शीर्षक से संबंधित। आगे हम उदाहरण लेकर के बताएंगे। और क्या होती है इसकी पहचान? अप्रत्यक्ष छाप भी बनी रहती है पूरे गद्यांश पर, यानी शब्द तो 2-4 बार ही दिखेंगे पूरे पैराग्राफ में। इसका भी मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको बताऊंगा। 2022 की मुख्य परीक्षा में ऐसा पैराग्राफ आया हुआ है, ऐसा अवतरण आया हुआ है, लेकिन वह शब्द पूरे पैराग्राफ पर छाया हो, मतलब पूरे पैराग्राफ पर उसकी छाप दिखाई पड़े। भले ही जो शीर्षक लेखन से जुड़े हुए शब्द हैं वो 2-4 बार ही अवतरण में दिखाई पड़े, लेकिन पूरे पैराग्राफ पर उसकी छाप दिखाई पड़ती है। अगला सवाल है, कितने शब्दों में लिखें? तो 1 शब्द, 2 शब्द, वाक्यांश या छोटे वाक्य, इनसे आप काम चला सकते हैं। अब डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे और वासुदेव नंदन जैसे विद्वानों की पुस्तकों में आपको ये चीजें दिखाई पड़ेंगी। 1 या 2 शब्द या वाक्यांश या छोटा वाक्य इसमें आप लिख सकते हैं। लेकिन एस कुमार सर की किताब में आपको दिखेगा कि आप 5 शब्द से ज्यादा शीर्षक न लिखें। लेकिन आपको इस संबंध में पीएन पांडे और वासुदेव नंदन जैसे विद्वानों का पालन करना चाहिए। अब बाहरी शब्द का प्रयोग करें शीर्षक लेखन में कि न करें? पैराग्राफ में ही शब्द मिल जाते हैं शीर्षक लेखन से संबद्ध। अब आप यहां ध्यान से सुनिएगा, बाहरी शब्द का प्रयोग तभी करें जब अति आवश्यक हो, हालांकि केंद्रीय विषय आत्मा से गहरे से जुड़ा हो। जिस बाहरी शब्द का आप प्रयोग करें वो केंद्रीय विषय या उसकी आत्मा से गहरे से जुड़ा हो और उसको पुष्ट करने वाला हो। ठीक है? कहां मिलेंगे ये शब्द? जो शीर्षक लेखन है उसके शब्द कहां मिलेंगे? अवतरण के आरंभ ही में मिल सकते हैं, इसकी संभावना है। अंत में मिल सकते हैं, इसकी संभावना है, या कि पूरे अवतरण में लगातार दिख सकते हैं। 2023 और 24 की जो मुख्य परीक्षा हुई है, अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगा वो पेपर, जिसमें पूरे अवतरण में शीर्षक लगातार दिख रहा है। 2022 में आपको दिखेगा कि अवतरण के आरंभ में और अंत में आपको शीर्षक के शब्द दिखाई पड़ेंगे। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल लेकर के
शुरुआत करते हैं। मित्रों, ये 2024 यूपी विशेष मुख्य परीक्षा का प्रश्न पत्र है। इसमें दूसरा ही प्रश्न है। आप देखिए, इसमें लिखा हुआ है गद्यांश का शीर्षक, आप देख सकते हैं। तो अब जैसे ये आया हुआ है, सहयोग से ही जीवन है, स्पर्धा तो अंततः विनाश और मृत्यु की ओर ले जाती है। हम अपने साथ अन्य को भी लें, यदि वह पिछड़ जाता है तो उसकी मदद करें। यदि हम सभी परस्पर यह भाव अपनाते हैं तो हम एक दूसरे के संकट में साथी बनकर एक दूसरे को बचाएंगे और विकास के मार्ग पर एक दूसरे को प्रोत्साहित करेंगे। सहयोग की इस प्रक्रिया में ही जीवन सुरक्षित है। यदि हम अपना ही स्वार्थ सामने रखकर अन्य की टांग खींचते हुए स्वयं को ही आगे बढ़ाएंगे तो यह स्पर्धा होगी, और यह स्पर्धा एक दूसरे के खिलाफ करते हुए आपस में लड़ने भिड़ने और अंततः एक दूसरे के विनाश का कारण बनेगी। प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध अपने अपने साम्राज्य, उपनिवेश तथा व्यापार को बढ़ाने के संघर्ष का परिणाम थे, जिसमें व्यापक नरसंहार हुआ। वस्तुतः स्पर्धा मानव संस्कृति के लिए विनाश का मार्ग है। व्यक्तियों एवं राष्ट्रों के बीच आपसी सहयोग से ही मानव संस्कृति सुरक्षित है। वर्तमान में यह जो भूमंडलीकरण और आर्थिक उदारीकरण का नारा है, वह विकसित देशों के आर्थिक साम्राज्य को बढ़ाने का नवीनतम अभियान है, जिसमें विकसित देशों के आपसी हित भी टकरा रहे हैं तथा जिसमें नए विश्व संकट की आशंकाएं उभर रही हैं। अब आप देखिए, पूरे पैराग्राफ में जो शीर्षक का शब्द है वो दिखाई पड़ रहा है, सहयोग से ही जीवन है। सहयोग क्या है? स्पर्धा क्या है? स्पर्धा ये विनाश और मृत्यु की ओर ले जाती है। हम अपने साथ अन्य को भी लें, यदि वह पिछड़ जाता है तो उसकी मदद करें। इस पर कौन सा भाव है, कौन सा शब्द है, कौन सा विचार है जो छाया हुआ है? सहयोग। क्या करें? अन्य को साथ भी लें, इसका मतलब सहयोग की बात हो रही है। यदि हम सभी परस्पर यह भाव अपनाते हैं, कौन सा भाव? सहयोग का भाव। ठीक, तो हम एक दूसरे के संकट में साथी बनकर एक दूसरे को बचा पाएंगे, यानी सहयोग का भाव अपनाएंगे तब, और विकास के मार्ग पर एक दूसरे को प्रोत्साहित करेंगे। ये देखिए, फिर आ गया, सहयोग की इस प्रक्रिया में ही जीवन सुरक्षित है। ठीक है, यदि हम अपना ही स्वार्थ सामने रखकर अन्य की टांग खींचते हुए स्वयं को ही आगे बढ़ाएंगे तो यह स्पर्धा होगी। स्पर्धा क्या है? ये देखिए, यहाँ स्पर्धा, यहाँ स्पर्धा, और यह स्पर्धा फिर आ गया एक दूसरे को खिलाफ करते हुए। क्या है ये स्पर्धा? एक दूसरे को खिलाफ करते हुए आपस में लड़ने भिड़ने और अंततः एक दूसरे का विनाश करने का कारण बनेगी। देखते जाइए, प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध अपने अपने साम्राज्य, उपनिवेश तथा व्यापार को बढ़ाने के संघर्ष का परिणाम थे। ये संघर्ष क्या है वास्तव में? ये है स्पर्धा। ठीक है, देखिए, शब्द भले बदल गया, लेकिन ये जो शब्द है स्पर्धा, इसकी छाप यहाँ दिख गई। संघर्ष, जिसमें व्यापक नरसंहार हुआ। वस्तुतः स्पर्धा, ये देखिए क्या है? स्पर्धा मानव संस्कृति के लिए विनाश का मार्ग है। पूरे पैराग्राफ में दिखाई पड़ने लगा है कि सहयोग क्या है और स्पर्धा क्या है। सहयोग क्या करता है, स्पर्धा क्या करता है। व्यक्तियों राष्ट्रों के बीच आपसी सहयोग, ये देखिए फिर दिख गया, से ही मानव संस्कृति सुरक्षित है। वर्तमान में अब जो भूमंडलीकरण और आर्थिक उदारीकरण का नारा है, वह विकसित देशों के आर्थिक साम्राज्य को बढ़ाने का नवीनतम अभियान है, जिसमें विकसित देशों के आपसी हित भी टकरा रहे हैं। ये देखिए, आपसी हित टकरा रहे हैं। ये क्या है? स्पर्धा। यहाँ भी आ गया बदल के।
जिसमें नए विश्व संकट की आशंकाएं उभर रही हैं। इसका मतलब पूरे पैराग्राफ पर जिस शब्द की छाप है वह है सहयोग एवं स्पर्धा। ये आपका शीर्षक हो गया। इस तरीके से आपको शीर्षक को चुनना है, बहुत ध्यान दीजिएगा। ये जो दो शब्द है सहयोग एवं स्पर्धा, पूरे पैराग्राफ पर इसकी छाप दिखाई पड़ रही है। चलिए अब हम ये यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा 2024 में आया हुआ था, अब हम यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा 2023 का पेपर लेते हैं आपके सामने। अब इसमें देखिए, नैतिकता क्या है? नैतिकता हमारे लिए सामाजिक मानदंड उपस्थित करती है। क्या करती है नैतिकता? ये क्योंकि यह उचित और अनुचित का ज्ञान कराती है। नैतिक नियम, ये देखिए फिर नैतिकता की बात होने लगी। चरित्र निर्माण की महत्ता पर जोर दिया जाता है और उन्हें मानने वाले कर्तव्य की भावना से प्रेरित होकर व्यवहार करते हैं। देखिए फिर नैतिकता आ गया। नैतिकता किस लिए मानी जाती है? क्या है नैतिकता? इसलिए नहीं मानी जाती कि पूर्वज भी ऐसा मानते आए हैं, बल्कि वह इसलिए मानी जाती है क्योंकि इसके पीछे न्याय, पवित्रता, औचित्य व दृढ़ता होती है। अब फिर देखिए, फिर आ गया नैतिकता। नैतिकता आत्मचेतना से प्रेरित होती है। क्या है नैतिकता? ये वो है जो आत्मचेतना से प्रेरित होती है। रूढ़ियाँ तो तर्कपूर्ण नहीं होती, किंतु नैतिकता, ये देखिए फिर नैतिकता आ गया। नैतिकता का आधार मनुष्य के जीवन मूल्य होते हैं। नैतिकता का फाउंडेशन बता रहा है, इसके आधार क्या है, जिनके अनुसार वे तर्कों का निर्माण कर लेते हैं। फिर बताया गया नैतिकता क्या है? रूढ़ियों व जनरीतियों की अपेक्षा स्थायित्व लिए रहती है। नैतिकता का एक और अर्थ, फिर देखिए नैतिकता आ गया। अर्थ हो सकता है जिसका संबंध एक समूह विशिष्ट से होता है, जैसे डॉक्टरों की नैतिकता, प्राध्यापकों की नैतिकता आदि। यह आचार शास्त्र के निकट है। क्या आचार शास्त्र के निकट है? नैतिकता। धर्म अक्सर नैतिक सिद्धांतों का समर्थन करता है। अब देखिए धर्म आ गया। धर्म क्या है? जो नैतिक सिद्धांतों का अक्सर समर्थन करता है। नैतिक सिद्धांतों का परिपालन धर्म के भय के कारण। किसके भय के कारण? धर्म। धर्म दूसरा शब्द देखिए अच्छा नहीं लगा पूरे पैराग्राफ के दूसरे हिस्से में, क्योंकि बहुत से नीति नियमों की उत्पत्ति कहाँ से बताई गई है? धर्म से बताई गई है। भारत में कर्म, पुनर्जन्म एवं स्वर्ग नरक की अवधारणाएं धर्म द्वारा प्रतिपादित हैं। ये देखिए किसके द्वारा? धर्म द्वारा प्रतिपादित हैं। धर्म अक्सर नैतिक सिद्धांत का समर्थन करता है। आप देखिए बहुत से नीति नियम, अब धर्म और नैतिक नियम या नैतिकता अब देखिए साथ साथ बार बार आने लगे हैं। यह अवधारणाएं सुव्यवस्थित सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने में सहायक होती हैं। यदि व्यक्ति नैतिकता का पालन, ये देखिए नैतिकता फिर आ गया, तो उसको अपराधी माना जाता है, जबकि धर्म का पालन न करने पर वह पाप का भागी बनता है। अब देखिए नैतिकता और धर्म साथ साथ आने लगे। आवश्यक नहीं कि सभी प्रकार के नैतिक व्यवहारों की प्रकृति धार्मिक हो। इसका मतलब इसका जो शीर्षक है वो है धर्म और नैतिकता। हमने जो दोनों आपको पैराग्राफ बताए 2023 और 24 की मुख्य परीक्षा में, उसमें जो शीर्षक के शब्द हैं पूरे ही पैराग्राफ पर लगातार छाए हुए हैं। लेकिन अब हम बताएंगे कि पैराग्राफ में शुरू और अंत में वो शब्द आपको दिखेंगे, बीच में नहीं दिखेंगे। ये 2022 की मुख्य परीक्षा में आया हुआ आपका पैराग्राफ है। देखिए, भारत में अपना समाजशास्त्र रचने की आवश्यकता है। अपना समाजशास्त्र रचने की आवश्यकता है। पश्चिम का समाजशास्त्र, अब देखिए भारत का समाजशास्त्र, पश्चिम का समाजशास्त्र जिस मानव केंद्रित सामाजिकता और उसकी आधारभूत क्षमता की बात करता है वह किंचित अपर्याप्त है। भारत का समाजशास्त्र और पश्चिम का समाजशास्त्र, ये देखिए शुरू में दिखने लगा है ये शीर्षक। मनुष्य तक ही जीवन सीमा नहीं है। मनुष्य जब अपने आसपास के चर जीवन के साथ ओतप्रोत है, आसपास की क्षति से जब उसकी भी क्षति होती है, तो उसका दायित्व तो
बढ़ जाता है। यह सही है कि जिस प्रकार की तर्क प्रज्ञा मनुष्य को प्राप्त है वह अन्य प्राणी को नहीं, पर उस अन्य को भी कुछ ऐसा प्राप्त है जो मनुष्य को नहीं, और उस अप्राप्त के प्रति मनुष्य को श्रद्धा होनी चाहिए। अब देखिए, चर अचर जीवन के साथ ओतप्रोत है मनुष्य, जबकि पश्चिम का जो समाजशास्त्र है उसमें इन चीजों की बड़ी कमी है। चर अचर जीवन के साथ ओतप्रोत नहीं है वो। तर्क प्रज्ञा वह अन्य प्राणी को नहीं, पर उस अन्य को भी ऐसा प्राप्त है जो मनुष्य को नहीं। ये सब पश्चिम का जो समाजशास्त्र है उसमें ये सारी चीजें नहीं है। वह अन्य प्राणी को नहीं, पर उस अन्य को भी कुछ ऐसा प्राप्त है जो मनुष्य को नहीं। देखिए, बीच में जो ये शब्द हैं, जो ये कीवर्ड हैं, जो इसकी आत्मा है, ये बीच में नहीं दिख रही है, लेकिन इस पर भी बहुत गहरे से छाई हुई है। यानी पश्चिम का समाजशास्त्र इन चीजों की कमी से ग्रस्त है। उस अप्राप्त के प्रति उसमें श्रद्धा नहीं है, के प्रति मनुष्य को श्रद्धा होनी चाहिए, लेकिन पश्चिम के समाजशास्त्र में नहीं है। हमारा संगठन उनकी सत्ता को नकार कर या हेय मानकर होगा, जैसा कि पिछले 300 वर्षों से हुआ है। अब आप ध्यान दीजिए, हमारा संगठन उनकी सत्ता को नकार कर या हेय मानकर। कौन हेय मान रहा है? पश्चिम का समाजशास्त्र। ये देखिए, इसी की बात चल रही है। तो यह जितनी उनकी क्षति करेगा उससे अधिक, और इसका परिणाम क्या होगा? जो ये कमियां हैं पश्चिम के समाजशास्त्र में, ये देखिए, यह बात अब प्रमाणित हो चुकी है। इसलिए समाजशास्त्र की मानव केंद्रित दृष्टि का ध्यान सर्वभूत हित पर ध्यान जाना चाहिए। यानी जो ये मानव केंद्रित दृष्टि है, यहां भी मानव केंद्रित की चर्चा थी, यहां भी मानव केंद्रित की चर्चा है। इसका ध्यान किस पर जाना चाहिए? सर्वभूत हित पर जाना चाहिए। दूसरी बात समता की है। सम शब्द की व्युत्पत्ति और अर्थ बताया गया है। समता इस प्रकार एकत्व है, ये है। तो सर्वभूत हित, एकत्व, और भारत का समाजशास्त्र और पश्चिम का समाजशास्त्र, ये बड़े ही केंद्रीय इसके शब्द हैं। तो अब आप क्या लिख सकते हो शीर्षक में? जो भारत का समाजशास्त्र है उसमें सर्वभूत हित पर जाना चाहिए, ये चीज होनी चाहिए। समता इस प्रकार एकत्व है, उसमें क्षमता हो, एकत्व हो, मतलब हम में और चराचर जो जीव हैं उनमें एकत्व वाला जो भाव है, एकत्व वाली जो दृष्टि और बुद्धि है, वो भारत के समाजशास्त्र में होनी चाहिए। इसका मतलब हम लिख सकते हैं सर्वभूत हित। अब देखिए, हमने पैराग्राफ से ही शब्द उठा लिया। सर्वभूत हित व एकत्व आधारित भारतीय समाजशास्त्र की आवश्यकता। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पश्चिम की तुलना में सर्वभूत हित व एकत्व आधारित भारतीय समाजशास्त्र की आवश्यकता। अब आप देखिए, 9 से 10 शब्द में भी आपका शीर्षक चला गया, लेकिन ये पूरे पैराग्राफ से आपका शीर्षक न्याय कर रहा है। ये आपको शीर्षक लेखन की आवश्यकता है।